नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के पोखरा में विमान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। कहा प्रदेश में लाए जाएंगे दुर्घटना में दिवंगत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नई दिल्ली में आज से होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता लेंगे भाग। बिहार के बक्सर पहुंचा वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज। पर्यटकों ने बक्सर के रामरेखा घाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों का किया दीदार। दो दिन खिली धूप के बावजूद मौसम ने ली सर्द करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह शाम सर्द हवाओं से बढ़ी गलन और ठंड। हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी बने आकर्षण का केंद्र। कौशाम्बी में मिला विलुप्त प्रजाति का दुर्लभ हिमालयन गिद्ध। और अब खबरें विस्तार से। आज से राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित करीब 350 बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही चुनाव वाले राज्यों पर भी चर्चा होगी, जहां बैठक स्थल पर 6 थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई की गई है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री सहित कुल 350 बीजेपी के नेता शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव वाले राज्यों पर भी बैठक के दौरान खास चर्चा होगी। देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहां चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविक तक की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर सत्र के साथ साथ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी होगा। बीजेपी ने एनडीएमसी बैठक स्थल पर 6 अलग अलग थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई है। इस प्रदर्शनी में सेवा, संगठन, समर्पण, विश्व गुरु भारत, सुशासन पर्व प्रथम, समावेशी सशक्त भारत जैसी कुल 6 थीम पर फोकस किया गया है। सेवा, संगठन और समर्पण ऐसा एक विषय उसमें लिया गया है। उसमें रक्तदान होगा, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हमने की है वो होगी, सामाजिक न्याय का संकल्प किया है, या फिर पर्यावरण के रक्षण के बारे में है, स्वच्छ भारत के कुछ है, या फिर तिरंगा अभियान जो हमने किया वो विषय उसमें लिया है। गौरतलब है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। नेपाल में कल सुबह एक दुखद विमान हादसा हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान के लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक सवार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने आपात बैठक की और 5 सदस्यीय कमेटी बना दी, जो पूरी इस घटना की जांच करेगी। इस हादसे के बाद नेपाल में सोमवार को 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। पड़ोसी देश नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में एक यात्री विमान क्रैश हो गया।
लैंड होने से ठीक पहले ही विमान क्रैश हो गया। जहाज में कुल 68 यात्री सवार थे। साथ ही सवार थे चालक दल के 4 सदस्य, यानी कुल 72 लोग। येती एयरलाइंस के इस विमान ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरी थी। करीब 12 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके की आवाज और वहां से उठते धुएं का गुबार। पोखरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पुराने हवाई अड्डे के बीच बहती सेमी गंडक नदी के किनारों पर स्थित जंगल वाले इलाके में विमान ने कंट्रोल खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद विमान आग का गोला बन गया। उठती आग की लपटें और उसे काबू पाने के लिए मशक्कत करते स्थानीय लोग, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। This is very unfortunate. I think we already expressed our condolences to all of the people, but the details have still to be arrived. पश्चिमी नेपाल के जिले कास्की के पोखरा में हुई इस दुर्घटना में 10 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए 977-98511-07021 और पोखरा में संपर्क के लिए 977-9856037699 नंबर जारी किया है। हम लोग धड़ाम से आवाज, हम पूरे घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज आई। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए। तो फिर देखे धुआं। वहीं दुर्घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही नेपाल ने सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय सहित सभी सुरक्षा कर्मियों से संबंधित राहत कर्मियों को जल्द से जल्द राहत कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में बीते 3 वर्षों में कुल 6 विमान हादसों में 350 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते साल ही मई 2022 में तारा एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उससे पहले मार्च 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस द्वारा संचालित एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई विमान दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए इसमें भारतीय नागरिकों समेत काल कवलित हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के काल कवलित हुए लोगों के पार्थिव शरीर को राज्य में लाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से समन्वय करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज बिहार के बक्सर पहुंच गया है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के राम रेखा घाट के दर्शन किए। उसके बाद यात्रियों ने सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां एमवी गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने अनुभव साझा करते हुए भारतीय खानों और व्यंजनों की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि क्रूज में मांस, मछलियां, शराब आदि नहीं परोसे जाते हैं। Ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world-famous tea such as chai masala. उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कल सुल्तानपुर स्थित कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में संस्थान दिवस और
एलमनाई मीट कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। विद्यालय परिसर में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने साल 1982 से लेकर अब तक के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले 50 पुरातन छात्रों को सम्मानित किया। जहां कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों के द्वारा कोशिश संस्था के माध्यम से नदी के तट के गरीब बच्चों को शिक्षा लेने वाले 25 बच्चों को स्कूल बैग और पुस्तकें वितरित की गई। छात्रों को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन उन्हें हर हाल में नंबर 1 पर होना होगा। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को उज्जवल करने में पुरातन छात्रों से वे मदद लेते रहे। उन्होंने कहा कि अपने दायित्व निर्वहन में कभी पीछे ना रहें। विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे HBTU हो चाहे MMTU हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे MOU करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, NAAC का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा MMUT को NAAC का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास। आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा यातायात माह के तहत रविवार को शहर में महिलाओं द्वारा जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई, जहां पुलिस लाइन से इस रैली की शुरुआत को परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूटी रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई, जहां रैली के माध्यम से आधी आबादी ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। महिलाओं ने कहा कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है कि हम यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें, स्कूटी पर हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। हम लोग आज ये रैली निकाले और ये लोगों को सोचना चाहिए कि हेलमेट से हमारी सुरक्षा होती है, और हम अपने बच्चों को भी ये बोले कि बिना हेलमेट की स्कूटी या बाइक न चलाएं, उससे हमारी सुरक्षा होती है। आज जो सुरक्षा माह के तहत शासनादेश आया था, आज के लिए जो है महिलाओं की बाइक रैली आयोजित करने के लिए जो जागरूकता अभियान के तहत है, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया। मथुरा छावनी एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर कमान अधिकारी कर्नल SPS यादव के नेतृत्व में 11 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा प्लैटिनम जुबली समारोह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नल KS पदावर द्वारा 18 नवंबर साल 2022 को कन्याकुमारी से 18 जनवरी तक 3000 किलोमीटर की दूरी 60 दिनों में पूरी करनी है। इसका उद्देश्य एकता, विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ इंडिया में शामिल की जाएगी। ये मशाल 9 राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली 18 नवंबर जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में सौंपी जाएगी। इस अवसर पर स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर SK मल्होत्रा और डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर किया गया है। ये यूनिटी फ्लेम रन है, जो कि एनसीसी के 75 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में ये शुरू किया था कर्नल KS पदवार ने, कन्याकुमारी से दिल्ली तक, जो कि टोटल 3000 किलोमीटर का रन इन्होंने किया है और कंटिन्यूअस किया है। इसको लगातार हर दिन 50 किलोमीटर ये दौड़े हैं। ये एक आदमी की एक वो सीमा है, सीमा को टेस्ट करता है कि कितनी काबिलियत है, कितनी कैपेबिलिटी है इस इंसानी शरीर की, और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि कितनी दृढ़ता और कितने विश्वास के साथ आदमी अगर किसी काम को शुरू करता है तो वो उसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। यूनिटी रन फ्लेम जो है कन्याकुमारी से 20 नवंबर को जो चला था, उसके तहत ये यूनिटी रन फ्लेम आज 57 दिन 2850 किलोमीटर करने के बाद आज मथुरा में उनका पड़ाव है और ये कंटिन्यूस चलती आ रही है। ये 50-50 किलोमीटर डेली कर रहे हैं कर्नल KS बुधवार, और ये दिल्ली तक जाएंगे और 18 जनवरी को ये दिल्ली में पहुंच जाएंगे, जहाँ ये 3000 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। और ये जो श्रेणी है 3000 पूरे करने की और 60 दिन लगातार दौड़ने की, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस दिन इनका नाम दर्ज हो जाएगा। जो प्रक्रिया चलेगी उसके हिसाब से उसमें आ जाना चाहिए।
और जो यूनिटी फिल्म रन है ये हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी के ऑर्डर पे जो नेशनल इवेंट है ये, और ये 20 नवंबर को शुरू हुआ था कन्याकुमारी से और 18 जनवरी को दिल्ली में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो यूनिटी फिल्म रन है ये 28 जनवरी को, जो कि अपना प्राइम मिनिस्टर रैली होता है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, जो यूथ का फेस्टिवल एनसीसी यूथ का फेस्टिवल है, और उसमें जो फिल्म प्राइम मिनिस्टर जी को जो है हैंड ओवर की है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को बजट देश का पेश किया जाएगा, पर उससे पहले बजट यात्रा पर देखिए ये प्रोमो। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री और आयसना तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्नाव में प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए अलाव तथा रैन बसेरों की व्यवस्थाएं किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद गरीबों तथा बेसहारों को ठंड से बचाने के लिए सामाजिक संस्थाओं और मीडिया कर्मियों द्वारा भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिक्शे वाले, खोमचे तथा अन्य गरीब लोगों को इस सर्द मौसम में लगातार सहारे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन तक दिन में खिली हुई धूप से एक और लोगों को राहत मिली, वहीं शाम होते ही सूरज के ढलने के साथ बर्फीली हवाएं ठंडक बढ़ाती दिखाई दी। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन और शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर सुबह शाम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कुछ स्थानों पर बारिश की आशंका भी जताई है, जहां राजधानी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित कुछ स्थानों पर ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिन से खिल रही धूप को देखते हुए कक्षा 12 तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं और साथ ही शीतकालीन अवकाश के बाद 15 दिनों से बंद चल रहे लखनऊ के प्राथमिक स्कूल भी खोले जाने का फैसला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिया है। स्कूलों का समय कक्षा 1 से 8 तक दोपहर 10 से 3 बजे तक होगा, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इस बीच आगरा प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पर पहुंच गया। वाराणसी में एक बार फिर से ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। जगह जगह प्रशासन की तरफ से अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों का इंतजाम भी किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि सार्वजनिक रैन बसेरों में बिस्तर, गद्दे, रजाई, कंबल के अलावा कहीं कहीं रूम हीटर भी लगे हुए देखे जा रहे हैं। ठंड के चलते रात्रि में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर यात्री तथा अन्य लोग कंबलों और गर्म कपड़ों में दुबके दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 जनवरी से बदली और बारिश का अनुमान जताया है।
जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे पक्षी ब्रिज घाट पर पहुंचकर अटखेलियां लगा रहे हैं। तीर्थ नगरी में आए हजारों विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों के कौतूहल से गंगा का नजारा अपनी ओर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। जानकारी के अनुसार साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में 3 से 4 माह ब्रिज घाट गंगा में प्रवास करते हैं। गंगा का स्वच्छ जल तथा कड़ाके की ठंड विदेशी पक्षियों को खूब भाती है। गंगा का जल घट रहा है, वहीं अभी गंगा का तेज स्वच्छ धारा साइबेरियन पक्षियों को मेहमान नवाजी के लिए आकर्षित करती है। आया हूं और देखा गया कि यहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो आते हैं उनका देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता है। ये साइबेरियन पक्षी जो आते हैं ये विदेशों से आते हैं और सर्दी के समय में भी आते हैं। आज जैसे कि मकर संक्रांति भी है तो लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान भी कर रहे हैं और पक्षियों को भी देख रहे हैं, तो कितना मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ काफ़ी दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। साइबेरिया पक्षी सर्दियों के समय से बहुत दूर से आते हैं, जो कि सर्दियों के समय में ही आते हैं। इन्हें देखने के लिए बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, देश विदेश से अपने विदेशी फॉरेनर भी आते हैं और ये जो गंगा में अपने रहते हैं ठंड के समय में ही, और यहाँ पर आकर उनको नज़ारा देखते हैं। जब ये उड़ते हैं तो उनका एक अलग ही नज़ारा होता है, सुंदर ही बहुत सुंदरता, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनाता है। कानपुर के बाद कौशाम्बी जिले में भी एक हिमालयन गिद्ध मिला है। जिले के पारा हसनपुर गांव में मिला ये गिद्ध साइज में काफी बड़ा है, लेकिन जानकारों के अनुसार इस गिद्ध की उम्र अभी कम है। लोगों ने वन विभाग को गिद्ध को सौंप दिया है। हिमालय की 13,000 फीट ऊंचाई पर ये पाया जाता है। अब ये गिद्ध लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इस गिद्ध के पंख बेहद बड़े हैं और क्षेत्र में इतने बड़े गिद्ध के मिलने से लोगों में कौतूहल है। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गिद्ध बीमार होने के कारण नीचे उतर आया था। पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है। ये उड़ते उड़ते आया है, उसके बाद ठंडी में गिर गया है खेत में। उसमें पानी भी था, उसमें से उड़ने नहीं पा रहा था। बहुत चिड़िया लोग आ गए, कौवा लोग आ गए थे, इसको तोड़ रहे थे और कुत्ते लोग भी आ गए थे, तोड़ने के लिए कोशिश किए। तो फिर हम देखा तो हमारी नजर पड़ी तो जाके इसको बचा लिए। फिर उठा के लाए घर पे, इसको आगे होगी तपाए तो थोड़ा होश में आया। उसके बाद में इसको रात भर कंबल में ओढ़ा के रखे थे। नए भारत के लिए आधुनिक होते रेलवे के लिए आज एक और बेहतरीन दिन रहा है। देश में कल 8वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी और लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर रेलवे में किए जा रहे तमाम प्रकार के बड़े बदलाव का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र भी किया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के शुभ अवसर पर 2 तेलुगु भाषी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी का खास तोहफा है। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन रेलवे का कायाकल्प करने के पीएम के विजन और सुविधाजनक और तेज रफ्तार यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षा और सोच की प्रतीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है
जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय किया करेगी और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा, जबकि तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से आम लोगों और यात्रियों में जबरदस्त खुशी और उत्साह है। इस ट्रेन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और व्यापारियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है, जो हम सभी को जर्नी को काफी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज है उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज, अब ये साउंडलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। विशाल देश की रंग बिरंगी संस्कृति को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसी की बानगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेस में स्वदेश में ही निर्मित कवच सुविधा भी है जो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठजोड़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से उन्हें नहीं बल्कि दूसरों को फायदा होता है और उनका वोट दूसरी पार्टियों को मिल जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन फैला रही हैं, इसीलिए इस मुद्दे को अभी से ही साफ कर देना जरूरी है। हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। जो विचारधारा है तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे और एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के पोखरा में विमान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। कहा प्रदेश में लाए जाएंगे दुर्घटना में दिवंगत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नई दिल्ली में आज से होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता लेंगे भाग। बिहार के बक्सर पहुंचा वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज। पर्यटकों ने बक्सर के रामरेखा घाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों का किया दीदार। दो दिन खिली धूप के बावजूद मौसम ने ली सर्द करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह शाम सर्द हवाओं से बढ़ी गलन और ठंड। हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी बने आकर्षण का केंद्र। कौशाम्बी में मिला विलुप्त प्रजाति का दुर्लभ हिमालयन गिद्ध। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।